नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाली कक्षा में, जिसमें हम 23 से 24 चैप्टर में इस पूरे सिलेबस को हम लोगों ने बांटा है, डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार से संबंधित जितने संभावित प्रश्न हैं, आने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और विगत वर्ष में मूल अधिकार वाले चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जब परीक्षा हाल में बैठते हैं और प्रश्न पत्र हम लोगों को मिलता है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। यह 4-5 प्रश्न मिलते हैं और इसमें से हमें आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया था। जब हमारे संविधान में मूल अधिकार बने तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अब वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा के अनुच्छेद 300 क में उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो हमारा विकल्प भी सही हो गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती है। कौन सी विशेषता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। वे अत्यांतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, यह भी बात सही है। कुछ समय विशेष पर, जैसे चुनाव के समय धारा 144 लग जाती है, तो यह युक्त प्रबंधन निर्बंधन की बात करता है, निर्बंधन की बात करता है। ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। कई बार मूल अधिकारों में परिवर्तन हो गया। अनुच्छेद 42 की बात कर लेंगे, अनुच्छेद 44 की बात कर लेंगे। मूल अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारे चारों विकल्प सही है। तो पुट 1, 2, 3, 2, 4, 3 उपयुक्त सभी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? चौथा उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अर्थात मूल अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, अत्यांतिक नहीं है, अपितु इस पर युक्त निर्बंधन। अत्यांतिक का मतलब जो लिखा गया है उसी के अनुसार चलेंगे, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति पर उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है, लेकिन निश्चित समय पर उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। पुट सूची 1 से सूची 2 को मिलाया गया है, यह अनुच्छेद की बात किया गया है। इसमें यह अनुच्छेद की बात किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात की गई है। इसमें हम स्वतंत्रता के सभी पहलुओं को देखते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 व 30 है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 व 30 है। और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 28 बात करता है। तो यह 4 विकल्प है, चारों के अलग अलग अनुच्छेद हैं, सबका मिलान हो गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 2 अनुच्छेद हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27 और 28। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? 2, 3, 1, 4 जिसमें है उसको हम टिक लगा देंगे। अनुच्छेद बी। विकल्प आते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24। तो यह आंसर यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। यह विकल्प सी है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा विकल्प कौन सा सही है? अनुच्छेद विकल्प सी। अगला, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? हमारा जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद
12 से 35 तक में मूल अधिकार की बात की गई है, हमारे भाग 3 में है। तो इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, भाग 4, भाग 2, भाग 1 और भाग 3। तो भाग 3, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और भाग ए में राज्य के बारे में दिया गया है, राज्य की परिभाषा को बताया गया है। अगला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 19 क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है? आप लोग देखिएगा। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह दोहरे दंड से निषेध अनुच्छेद 22 की बात करता है। अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित है, बिल्कुल सही बात है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, यह भी सही है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात कही गई। नहीं, धार्मिक शिक्षा राज्य नहीं देगा। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई वह शिक्षा लेना चाहे तो, और धर्मांतरण की बात भी नहीं की गई है। तो हमारा ये तीसरा विकल्प बिल्कुल ही गलत है। अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, हमें अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, अबाध रूप से बोलेंगे, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प 1, 2 और 4। तीसरा विकल्प हमारा गलत है। हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध, यह बहुत ही बार पूछा गया है, यकीन मानिए। हिंदू धर्म में कौन कौन से शामिल हैं देख लीजिए एक बार। बौद्ध, सिख और जैन। पीसीएस का यह पैक्ट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार, अभी हमने बात किया था 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में उसको स्थान दिया गया और उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में दाखिल कर दिया गया। 4 विकल्प दिया गया है। समानता का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार यह विकल्प सही है, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं, शिक्षा का अधिकार 1978 की बात कर रहा है 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 300 क। 4 प्रकार के प्रश्न इसमें हो गए। संपत्ति का अधिकार इस समय किसमें है? अनुच्छेद 300 क में। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? अभी हम लोग बात किए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002 और 97वें संविधान संशोधन 2011। तो अभी हमने बात किया था नीति निर्देशक तत्वों में कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 2001-2 के द्वारा इसे क्या किया गया? अनिवार्य किया गया और राज्य के दायित्व में इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? सी, 86वें संविधान संशोधन 2002। अगला, निम्न में से कौन से प्रांत जहां हिंदू अल्पसंख्यक है? अब देख लीजिए, यह जनसंख्या से भी रिलेटेड इसको मान सकते हैं। 4 विकल्प दिए गए, जम्मू कश्मीर, असम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल और हरियाणा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, हरियाणा, नागालैंड, झारखंड। पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम और हरियाणा। तो जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप है, यहाँ हिंदुओं की संख्या कम है, अर्थात वो अल्पसंख्यक। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? PIL। जनहित याचिका को कभी PIL भी कहते हैं। जनक कौन है? विवेक काटजू, PN भगवती, जस्टिस खेहर, मार्कंडे काटजू। तो PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। बहुत बार पूछा है PN भगवती को जनहित याचिका का भारत में जनक माना जाता है। लिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रिट जारी करने का अधिकार 5 प्रकार के रिट होते हैं। राज्यों को रिट जारी करने, उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। रिट जो
जारी किया जाता है उसके तहत। अनुच्छेद 222-32, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 36 और 226 अनुच्छेद। तो हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है और 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी किया जाता है। रिट वाली शक्ति हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है। तो हमारा अनुच्छेद बी हमारा अनुच्छेद 32, ये देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, विकल्प सी सही हुआ, विकल्प सी सही हुआ। संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रकाश को दंडनीय अपराध माना गया है? अब देखिए निश्चित तौर पर पुलिस वाली भर्ती में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाएगा। धारा 306, धारा 308, 307 और 309। तो धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार 5 प्रकार के रिट जारी किया जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम जो न्यायालय होता है वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी है उसका अधिकार है कि हमें क्यों बंद किया गया यह बताया जाए। अगर यह गलत तरीके से बंद किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ने का ऑर्डर दे देगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी, तो यह कह रहा है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी, आतंकवादी व मित्रदेशी, शत्रुदेशी व मित्रदेशी, भारतीय व शत्रुदेशी। तो निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन का अगर साधारणतः भाषा में अर्थ समझा जाए तो जो फैसले हमारे न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं फैसलों को पुनर्विचार करने के लिए वह न्यायालय वापस लेता है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, सुधार करता है। अगर वह फैसला नियम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है या कुछ उसमें जोड़ा जाता है या उसमें से कुछ तथ्यों को निकाला जाता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? 4 विकल्प दिया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226 और 236, अनुच्छेद 32, 33 व 226, अनुच्छेद 13, 32 और 226, अनुच्छेद 13, 226 और 237। तो हमारा विकल्प डी सही है, अनुच्छेद 13, 32 और 226। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समान लोगों में जो विधि होगा, कानून होगा, वह समान होगा और समान रूप से उसे प्रशासित किया जाएगा। तो हमारा कथन ए भी सही है और कारण भी उसका सही है और जो हमारा कारण है वो कथन ए की पुष्टि करता है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए सही है, आर गलत है, हमारा दोनों सही है तो ये विकल्प गलत हो गया। ए गलत है किंतु आर सही है, दोनों हमारा सही है इसलिए ये भी विकल्प सही हो गया। ए और आर दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। आर तो स्पष्टीकरण कर ही रहा है कि स्टेटमेंट हमारा ये है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप देख ही रहे हैं आरक्षण की बात, आरक्षण से इसे जोड़ सकते हैं। किसी को घर दिया जाता है रहने के लिए, आवास योजना, शौचालय की व्यवस्था, आप जो वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है उसके तहत अनाज दिया जाता है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है। उसी बात को यह कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के लिए कि जो लोग असमान हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए यह व्यवस्था की गई है। और कारण यह बताया जा रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। दोनों बिल्कुल सही है और आर एक ही व्याख्या करता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अब बात कर लेते हैं अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। किसी जाति विशेष के लोगों को किसी स्थल विशेष पर
नहीं जाने दिया जाएगा, उस पर रोक हो जाएगी। अभी सबरीमाला मंदिर का प्रकरण, केरल वाले मंदिर का प्रकरण आप देखे होंगे। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो दो विकल्प इसमें बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 18 या उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो हमारा विकल्प भी सही। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? वही बता दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। उसी को बात को घुमाकर यह प्रश्न पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और 17। तो हमारा अनुच्छेद 17। इसका मतलब क्या हुआ? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, अर्थात अस्पृश्यता के अंत को किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो यह हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 17। अगला, लिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 नहीं है। अनुच्छेद 31 को निर्वासित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। विकल्प यह तीनों बिल्कुल सही है। हमारा डी विकल्प गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाएगा? संसद को नहीं माना जाएगा, न्यायपालिका को। तभी तो हम मूल अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। 4 विकल्प दिया गया है, संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को और प्रधानमंत्री को। तो न्यायपालिका को यह अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। यह मानववाद के अधीन नहीं है, यह मानववाद के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो निश्चित ही गलत हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को रट लेने की जरूरत है। प्रश्न अगर पूछ देगा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के अधीन यह नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। हमारा विकल्प डी सही हुआ। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। तो इसमें क्या है? अवांछनीय आलोचना। ऐसी आलोचना हम नहीं करेंगे, ऐसी आलोचना नहीं करेंगे। हमारा विकल्प डी सही हो गया। मौलिक अधिकार क्या है? अभी हमने बात किया कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट दाखिल करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हम अपने राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, शरण ले सकते हैं हमारे अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य भी रिट दाखिल, उच्चतम राज्य का उच्च न्यायालय भी रिट दाखिल कर सकता है। तो मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। विकल्प 1 हमारा सही हो गया। यह रही आज की मूल अधिकार से जुड़ी हुई कक्षा, जुड़े हुए बेहतरीन 20-25 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। करंट अफेयर यूपी स्पेशल की भी किताब मार्केट में आ गई है। 11 क्लासेस की ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, और जो करंट हुआ है यूपी में, करंट अद्यतन जो बातें हुई है, जो नियम कानून संस्थाएं स्थापित किए गए हैं, उनको भी उसमें स्थान दिया गया है। आप एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपको उस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 7081788388 पर अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर करके भेजिए। आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। पुनः अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।